हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज वापस से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा क्योंकि आज का टॉपिक है उन लेडीज़ के लिए जो कि मैरिड है, जो कि बच्चे की कोशिश कर रही हैं, कामना कर रही हैं, या फिर प्रेग्नेंट हैं और उनको बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं जो कि डॉक्टर से नहीं पूछ पाए, इंटरनेट पे पढ़ा समझ में नहीं आया। तो आज वो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं और मेरे साथ आज हैं उपासना परिहार। ये एक प्रोफेशनल है, एक टीचर है और एज ग्रुप भी इनकी 30 to 40 के बीच में है। दिस इज द राइट एज जिससे हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं प्रोफेशनल सारे। तो उपासना जी आज हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उपासना आप बताइए वर्जन्स का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो व्यूअर्स, जैसा मैम ने बताया कि हम लोग आज यहाँ इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि वो लेडीज़ जो हम उम्र हैं, जो मेरे उम्र की हैं, जो कंसीव करना चाह रही हैं, पर मन में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिनको हम आपस में ही पूछते हैं, किसी और से पूछते नहीं। तो आज हमारे साथ इतनी सुंदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो हम क्यों नहीं उनका ये फ़ायदा उठाते हैं और उनके पास इतनी भरपूर नॉलेज है, तो हम उससे भी कुछ सीखेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल शुरू। मैं पहले सवाल से शुरू करती हूँ। हमारा पहला सवाल ये है कि एक औरत को माँ बनने का सही समय क्या होता है? वो कोई ऐसी एज है जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसमें क्या सही एज है उसकी? देखिए, प्रेगनेंसी का सिग्नल तो बॉडी 12 साल की एज से दे देती है। 10 से 12 साल के बीच में लड़कियों को आजकल पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड शुरू होना यानी कि उनकी मशीन अंदर शुरू हो चुकी है और उनका ओवुलेशन यानी कि अंडा फूटना शुरू हो गया। बट ऑफकोर्स राइट एज तो नहीं है। प्रेगनेंसी की राइट एज मेरे मानने में आजकल जो मैं देखती हूँ वो है करीब 25 साल, 24 से 25 साल, और ये सही एज होती है मैरिज की भी। बट ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट ने मैरिजेबल एज लड़कियों के 18 साल सेट करके रखी है। तो 18 साल पे अगर मैरिज करते हैं तो इट इज़ नॉट इलीगल। बट अभी भी मतलब एक शर्म की बात है कि अभी भी हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिजेस हो रही है। 16 साल 15 साल की लड़कियाँ ससुराल चली जाती हैं। तो ऐसे में अगर इन लड़कियों को देखा जाए तो इनको हम बोले कि आप 25 साल तक बच्चा ना पैदा करो, तो इनके लिए बहुत सोशल प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर आने लगता है, परिवार का, उसको खुद को लगने लगता है उसको कुछ गड़बड़ है। तो पहली बात तो अर्ली मैरिजेस करिए मत, और अगर कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी 1-2 साल हस्बैंड से और ससुराल वालों से एडजस्ट करिए, अपना थोड़ा बॉडी में जो मेच्योरिटी आनी है वो आने दीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करिए। बट अगर राइट एज में शादी हो रही है 23, 24, 25 साल पे, तो 25 इज द राइट एज, मुझे ऐसा। कुछ ऐसे दिन होते हैं उन महीनों में जो एक माँ बनने के लिए राइट दिन होते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग डिस्कस करते हैं, नेट पे भी देखा है, सुना भी है कि पीरियड की एक साइकिल होती है जिसके थ्रू हम कंसीव कर सकते हैं या प्रेग्नेंट होने में आसानी होती है। तो ऐसे कौन से दिन? देखिए, अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है जो कि 1 महीने की होती है, तो उसमें अगर मोटी तौर पे देखा जाए तो शुरू के 10 दिन यानी कि जिस दिन पीरियड शुरू हुआ है उसको पहला दिन मानिए, तब से लेके 10 दिन, फिर बीच के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन। तो शुरू के जो 10 दिन है वो सेफ होते हैं, मतलब कि बच्चा नहीं होता नॉर्मली ऐसे केसेस इन 10 दिनों में, क्योंकि इन 10 दिनों में आपका अंडा नहीं फूटता। बीच के जो 10 दिन होता है उस समय ओवुलेशन भी होता है, अंडा भी फूटता है। नॉर्मली 14 दिन के आसपास अंडा फूटता है, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी 30 डेज की साइकिल है तो 14 दिन पे अगर फूटेगा तो 2 दिन आगे पीछे करके ये समझ लीजिए 10 से 20 दिन के बीच का जो पीरियड होता है उस समय अगर सेक्स होता है तो उस समय अंडा और स्पर्म यानी कि हस्बैंड का जो स्पर्म आता है वो मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और लास्ट के 10 दिन वापस से सेफ हो जाते हैं। लास्ट के 10 दिन से सेफ हो जाते हैं क्योंकि तब तक जो अंडा फूटा हुआ है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई लेडी तो वो अंडा अपने आप ही अंदर खत्म हो जाता है, 4 दिन के अंदर वो बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो मोटी तौर पे 10 दिन डिवाइड करेंगे तो बीच के जो 10 दिन है वो सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए सही है। एक्चुअली हम लोग जब नेट पे पढ़ते हैं तो इतना नहीं समझ में आता है, लेकिन अब बात करके सुन के वो क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे लिए सही दिन कौन से। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी लेडीज को इरेगुलर साइकिल होती है, या फिर कह लीजिए कि 30 डेज की ना होगी 25 डेज की साइकिल है, या 35-40 डेज का पीरियड आता है। तो ऐसे लोगों का जो ओवुलेशन होता है या तो जल्दी होता है या बाद में होता है। तो ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए। इन लेडीज को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आपका कौन सा पीरियड सही है, हमको पता नहीं ओवुलेशन कब होता है। तो मोटे तौर पे ये होता है कि भाई 14 दिन पे होता है ओवुलेशन 30 डेज की साइकिल पे। बट अगर जल्दी आ रहा है पीरियड तो आपको जल्दी ओवुलेशन होना, मतलब कि 10th डे पे ओवुलेशन हो सकता है, और अगर लेट आ रहा है तो 14 के बाद भी हो सकता है, 20वें दिन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ये नेचुरल साइकिल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, हम काम भी करते हैं, अपना घर भी संभालते हैं, तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ में कभी हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या कभी जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो क्या वो प्रेगनेंसी पे असर डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। जैसे कि आपने सही बोला, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है कई बार फैमिली में, आपकी जॉब के साथ, और कई बार स्ट्रेसफुल ना होते हुए भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज़ है या फिर आप पीसीओडी के पेशेंट हैं,
ये सारे हार्मोन्स कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देते हैं आपके ओवुलेशन में। अंडा नहीं फूटता, अंडा टाइम पे नहीं फूटेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। या फिर कई बार हस्बैंड बाहर होते हैं, वो महीने में 1 बार आते हैं या 2 बार आते हैं, तो उस समय वो टाइमिंग सही नहीं बैठता, आपका ओवुलेशन हुआ नहीं होता है, साथ में रहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती, लोग हताश हो जाते हैं, आप क्या करें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है डेफिनेटली। तो साइकिल को रेगुलर करने का एक मन बना लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे उनको 3 से 6 महीने आपकी साइकिल को रेगुलर करने दीजिए। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनको बच्चे की इतनी जल्दी होती है, मैडम आप बार बार साइकिल को रेगुलर करने की दवाई क्यों दे रहे हो, और मुझे बच्चा होने की दवाई क्यों नहीं देते। मतलब ये इतना जरूरी है हमारा हाँ। पीरियड रेगुलर होना, क्योंकि कभी कभी मिस भी होता है तो हम लोग कहते हैं ठीक है ना नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। हाँ। हो सकता है स्ट्रेसफुल लाइफ रही हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई चेंजेस आए हों। बिल्कुल। तो जो मैं हार्मोन्स देती हूँ रेगुलर करने के लिए, जो बाकी डॉक्टर्स भी देते हैं, वो 21 डेज की पिल्स होती है। वो पिल्स भी अलग अलग तरीके की आती है, जिसको जो प्रॉब्लम है उसको वैसी पिल देते हैं। बट डेफिनेटली वो पिल सिर्फ पीरियड ही रेगुलर नहीं करती, वो बच्चा भी नहीं होने देती, क्योंकि वो एक तरह से बर्थ कंट्रोल पिल्स है। तो पेशेंट्स को लगता है नहीं मैडम मुझे बच्चा ठहरने की दवाई दो, तो उन पेशेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी, उन लेडीज़ के लिए, कि अगर आप बच्चे की जल्दी करेंगे तो पहली बात तो बच्चा कंसीव नहीं होगा, क्योंकि आपकी साइकिल अभी तक रेगुलर हुई नहीं, उसको प्रॉपर मेडिसिन मिली नहीं है। और अगर कंसीव कर भी गए तो हार्मोन्स इतने अप डाउन है आपकी बॉडी में कि वो बच्चा अबॉर्शन में चला जाए। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने डॉक्टर को तसल्ली होने दीजिए, 3 से 6 महीने का पूरा कोर्स लीजिए, उसके बाद आपकी मशीन अंदर से सही हो जाएगी, ओवरीज सही हो जाएंगी, देन इट इज़ बेटर कि आप तब कंसीव करें। तो देखा आपने, ये सब नॉर्मल जो चीज़ें हैं हमें नहीं समझ आती, अगर हम पूछेंगे नहीं तो शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि पीरियड्स के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में छोटी छोटी चीज़ें कितना मायने रखती हैं हमारे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेसफुल है लाइफ, हमें टाइम नहीं मिलता, इतना हम बिजी रहते हैं, कभी कभी लोगों को सेक्स करने का टाइम नहीं मिलता है। तो क्या इंटरकोर्स क्यों इतना पेनफुल हो जाता है? क्या ये हर महिला के लिए इतना पेनफुल होता है? नहीं, जैसे कि आपने पहली चीज़ बोली, इंटरकोर्स करने का टाइम नहीं मिलता है। ये आजकल की जो सिचुएशन हो गई है लाइफ की, एक तो दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों, और दूसरी चीज़ कई बार अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो देखिए इंटरकोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली सेक्स भगवान ने बनाया है, ये भगवान की देन है, ये बॉडी को फिजिकली मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रखता है। तो अगर आप नहीं करेंगे बहुत दिनों तक तो ऑब्वियसली आपको पेन होगा, जो आपको शुरू में हुआ था, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। आपकी जो वजाना यानी कि योनि की मांसपेशियां हैं, जो फैलनी चाहिए, जो रिलैक्स होनी चाहिए, वो रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो एक तो पेन होता है, वो सिकुड़ जाती है मांसपेशियां, और आपको जो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है, जो लेडीज़ को कहते हैं ऑर्गेज़म जो आता है, जो भी उसको समझाएं, जैसे मान के संतोष जो मिलता है सेक्स के बाद, वो नहीं आ पाता है। तो डेफिनेटली जो बड़ा गैप होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं आपस में रहने में। दूसरी चीज़ आपने पूछी थी कि भाई इसकी वजह से क्या पेन क्यों होता है? पेन के बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो यही हो गया कि भाई आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाई, आपकी मांसपेशियां रिलैक्स नहीं हो रही है, तो पेन हो रहा है। तो ये जनरली न्यूली मैरिड में होता है, इसका जनरली अपने आप ही ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर को दिखा दीजिए, देख लीजिए कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं होता, तो ठीक हो जाता है विद टाइम। सेकेंड कॉज होता है इन्फेक्शन डॉक्टर आपको बताएगा, अगर इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली 5 साल की मेडिसिन देते हैं, और उस समय इंटरकोर्स आपको मना भी करा जाता है, तो वो तो टाइमली ठीक हो जाता है विद मेडिसिन। थर्ड होता है कि अंदर कोई कई बार सेप्टम होता है, वेरी रेयर है, विजाइना में कई बार अंदर एडिशंस होते हैं, अंदर डिवाइडेड होता है, दीवार डिवाइडेड होती है, तो ऐसे में सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेन होता है, और उसको सर्जिकली रिमूव करना जरूरी होता है, वो बहुत रेयर होता है, और ये डॉक्टर के पास एग्जामिन करने के बाद ही पता चलता है। तो ये रीजन ऐसे रीजंस होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलते, और हमें लगता है ये नेचुरल है, और हम अगर नहीं जान पाते तो हम आगे अपनी मुसीबतों से डील करते रहते हैं, और शायद शर्म आती है तो किसी से पूछते भी नहीं है। अब जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना, तो उनकी जो नाभि है वो धीरे धीरे प्रेगनेंसी के टाइम बाहर आती है, तो वो कहती है मैं कैसे नॉर्मल हो गई हूँ, कैसा दिख रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो बेली बटन है, जिसको हम नाभि बोलते हैं हिंदी में, क्या वो डिलीवरी के बाद सामान्य हो जाता है, अंदर चला जाता है? देखिए जनरली तो हो ही जाता है, बट अगर इतना ज्यादा आपका पेट बाहर आ गया है कि नाभि बाहर की तरफ आ गई, नाभि क्या एक स्कार है, जब आप अपनी माँ के पेट में होंगे तो आपका ये नाभि अपने माँ से कनेक्टेड होती है, और जब आप पैदा होते हैं छोटे से बच्चे की नाभि होती है, उसमें वो पॉड लगी हुई होती है, धीरे धीरे 1 हफ्ते में झड़ जाती है, जिससे वो माँ से हाँ, तो जब वो झड़ जाती है तो ये स्कार छोड़ जाती है, तो ये स्कार रह जाता है। तो ये बेसिकली स्किन का फोल्ड है। तो जब आपका पेट इतना ज्यादा निकल जाता है तो स्किन का फोल्ड बाहर की तरफ रिवर्ट हो जाता है, वो ऐसे की वजह ऐसा हो जाता है, और वो वापस अंदर जाएगा कि वो बड़ा मुश्किल है कहना, किसी किसी का चला जाता है, बट डेफिनेटली अगर वो बाहर की तरफ निकल गया, इसका मतलब आपका पेट बहुत ज्यादा लूज हो गया, आगे मांसपेशियां बहुत लूज हो गई, तो इस चीज को ठीक करना बाद में सही में थोड़ा मुश्किल होता है, अनलेस कि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें और बिल्कुल अपने आप एब्स बना लें, टाइट कर लें, नॉर्मल ये अंदर जाना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, हम ये वीडियो अभी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे और भी सवाल हैं और भी डाउट्स हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, सो टेक केयर। और अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं जो भी हमने अभी टॉपिक्स कवर किए हैं तो आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं ऑन माय चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल मेरा sonal.parihar.33, उस पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। डू फॉलो वीडियो। सो टिल देन बाय, टेक केयर और 3 दिन के अंदर हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे। बाय।